Welcome to lecture number 21, segment number 2. Segment number 1 में we discuss the responsibility of the management. इस segment में we will briefly discuss two ISAs which relate to the responsibility of the management in collaboration with the auditors. ये ISAs जो हैं ऑडिटर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन करते हैं और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है उसकी जो ऑडिटिंग प्रोसेस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पिन पॉइंट करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ ISA 580. Now ISA 580 deals with the auditor's responsibilities in obtaining written representations from management on matters which are material to the financial statements when other sufficient appropriate audit evidence cannot reasonably be expected to exist. सो ISA 580 जो है वो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है जब उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लेनी होती हैं मैनेजमेंट से ऑन मैटर्स विच आर मटीरियल टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन मामलात पे जिनका मटीरियल इफ़ेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंड व्हेन देयर इज़ नो अदर अप्रोप्रिएट एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस. तो वैसे में ISA 580 जो है वो पिन पॉइंट करता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की. ऑल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड अदर इंटरनल रिकॉर्ड्स आर इसेंशियली मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस. जो तमाम आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस का हिस्सा होते हैं. लेकिन ISA 580 के हिसाब से जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं वो बेसिकली होती हैं representations made by management to the auditor during the course of an audit, either unsolicited or in response to other specific inquiries. So ISA 580 के हिसाब से आपकी जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ये वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जो स्पेसिफिक इंक्वायरी कोई ऑडिटर ने जनरेट की हो तो उसके अगेंस्ट मैनेजमेंट ने ऑडिटर को या तो फीडबैक दिया हो, मटेरियल दिया हो, या फिर अनसॉलिसिटेड हो. अनसॉलिसिटेड मींस कि जो मैनेजमेंट ने अपने एंड से वॉलेंटरली जो है ऑडिटर को चीज़ें दी हों तो उनको कहते हैं अनसॉलिसिटेड. The general nature of the definition covers both oral and written representations made by the management during an audit of financial statements. अब ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं इनमें बोथ ओरल एंड रिटन आता है. रिटन अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कोई मैनेजमेंट की अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं तो वो रिटन आ गया. ओरल वो है जो ऑडिटर की अपनी कोई इंक्वायरी है, ऑडिटर के अपने कोई क्वेश्चंस हैं जो मैनेजमेंट से वो डायरेक्टली पूछना चाहता है, तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द ओरल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. The inclusion of unsolicited representations further expands the scope of the definition. ये वो unsolicited वो हैं जो मैनेजमेंट अपने एंड से देती है. तो अगर आप मैनेजमेंट अपने एंड से बहुत सा ऐसा डेटा शेयर करना चाहती है या विलिंग है जो ऑडिटर के लिए काम आसान बनाएगा, so that will be a very good thing on part of the management. The two stated reasons for auditors to obtain representations are to obtain knowledge by the acknowledgement by management of its responsibility for the financial statements. नंबर 1 तो एक इसका मकसद ये होता है ताकि मैनेजमेंट ये एक्नॉलेज कर सके कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वो उन पे ही आया होती है, विच मीन्स दैट मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी of the financial statements, for the making of the financial statements and for providing those financial statements to the auditors and to obtain audit evidence where there is no other solid evidence available. So this is ISA 580. The second ISA is called ISA 260. When considering the reporting outputs of an audit of historical financial information, attention is usually focused on the report issued by the auditors to shareholders, which contains the audit opinion. It means that when we talk about the audit, we normally only talk about the audit opinion given by the auditor in the audit report to the board of directors. लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑडिटिंग का,
वो होता है वो आउटपुट जो ऑडिटर्स देते हैं उन लोगों को हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस. So who is responsible for the governance of the company? The management. It means when the auditor conducts his audit, एक रिपोर्ट वो अपने ओपिनियन की सूरत में देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और एक वो आउटपुट देता है, अपना फीडबैक देता है मैनेजमेंट को, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द मैनेजमेंट. ISA 260 is called communication of audit matters with those charged with governance. Now, the reason for communicating such matters is to ensure that the auditors have brought them to the attention of the people responsible for accounting and financial reporting function of the entity. Management ही जो है वो आपकी accounting and financial reporting matters of the company के लिए responsible होती है. तो auditor जो होता है अपनी report में attention management को दिलाता है उन aspects की तरफ जो management को tackle करने हैं, जो management को handle करने होते हैं. Those responsible can then discuss the matters and decide any actions that need to be taken in respect of that feedback. It means जब एक बार ऑडिटर ने मैनेजमेंट को अपना कम्युनिकेट कर दिया फीडबैक, तो फिर ये मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट उस पर एक्शन ले. For example, if the management of the entity was totally unaware of the matters regarding control weakness, it then has the opportunity to implement corrective action. For example, अगर ऑडिटर ये पिन पॉइंट करता है मैनेजमेंट को कि आपका इंटरनल कंट्रोल जो है उसमें वीकनेस है, तो फिर ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट शुड टेक एक्शंस टू करेक्ट इट. मैनेजमेंट शुड वर्क ऑन द इंटरनल कंट्रोल टू गिव इट स्ट्रेंथ. It then has the opportunity to implement corrective action. It could also be the case that the management lacks technical knowledge. For example, it may not be appreciated that a specific accounting policy is in breach of acceptable accounting practice. Again, armed with information from the auditor, management can then resolve the problem by deciding on a new accounting policy. अगर ऑडिटर ये फील करता है कि जो मैनेजमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी है इट इज़ नॉट एज पर द लीगल फ्रेमवर्क, इट हैज़ सम फ्लॉज इन इट, तो वो ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर सकता है फीडबैक के तौर पे, और फिर मैनेजमेंट उसको रेक्टिफाई कर सकती है. It is important that material errors found in the financial statements are highlighted to management. If they are left uncorrected, the audit opinion will be modified. अगर ऑडिटर ये फील करता है कि उसमें मटेरियल एरर्स हैं कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट में, तो वो ऑडिटर फीडबैक देगा मैनेजमेंट को, देन द मैनेजमेंट शुड रेक्टिफाइड. अगर वो मैनेजमेंट उसको फिर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, तो ऑब्वियसली द ऑडिटर विल नॉट गिव द अनक्वालिफाइड ओपिनियन, द ऑडिटर विल देन गिव द मॉडिफाइड ओपिनियन. क्यों? क्योंकि ऑडिटर के ओपिनियन में फिर it will not be a true and fair representation. Management must be made aware of this and given the opportunity to correct the financial statements if necessary in order to avoid a modified audit report. इस पॉइंट का मतलब ये है कि ऑडिटर जो है जब ऑडिटिंग करता है तो ऑडिटर फीडबैक देगा, कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट को, एंड देन द मैनेजमेंट कैन टेक करेक्टिव मेजर्स टू सॉल्व दोज इश्यूज. अगर वो उन इश्यूज़ को सॉल्व कर पाती है सो देन इट विल गेट द अनमॉडिफाइड ओपिनियन. अगर वो कर नहीं पाती देन इट विल गेट द मॉडिफाइड ओपिनियन. तो यहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इट शुड positively take the feedback of the auditor, work on that feedback in order to attain the unmodified opinion.